तो अब इस केस में जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इसमें अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स. लेट्स फाइंड acceleration of particle in terms of velocity of particle. हमारा काम है कि इसका एक्सेलरेशन पता करें और किसके टर्म्स में पता करें, वेलोसिटी. तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स. ये हमारा होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और बीटा एक्स का बीटा हो गया. अब डी टी अपॉन डी एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा. तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1. ये हमारा बी आ गया वेलोसिटी. अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा. तो हमने निकाला डी वी अपॉन डी एक्स. तो डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो आप देखिए पहले पावर का करेंगे. पावर इसकी -1 है, तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन -1. तो -1 तो नीचे आ जाएगा और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर हो जाएगी -2. फिर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का भी करना होता है चेन रूल से, तो इसका आएगा 2 अल्फा एक्स का 1 हो जाता है तो और बीटा का 0 हो जाएगा. तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का 2 अल्फा हो गया. तो ये हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स आ गया -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2. अब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 ये हमारा बी था, है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 का होल स्क्वायर. ये पूरा v हो गया. तो यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स -2 अल्फा वी स्क्वायर आ गया. अब डी वी अपॉन डी एक्स ये एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन तो डी वी अपॉन डी टी होता है. तो अब एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो ये तो डी वी अपॉन डी टी होता है. इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. अब डी एक्स अपॉन डी टी फिर वेलोसिटी हो जाता है. तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बना लेते हैं v डी वी अपॉन डी एक्स. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी वी अपॉन डी टी भी होता है और v डी वी अपॉन डी एक्स भी होता है. जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखी होगी तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे v डी वी बाई डी एक्स. अब डी वी बाई डी एक्स हमने कितना निकाल लिया था, -2 अल्फा वी स्क्वायर. ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2 अल्फा वी क्यू. इस तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब कैलकुलेट करना होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बना लीजिए. तो ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बात क्लियर हो गई सबको. अब देखिए हो गया यहाँ तक. अब जैसे मान लो ये दे रखा है
particle is moving along x-axis according to the equation x equal to a e की पावर अल्फा टी प्लस b e की पावर माइनस बीटा, where a b alpha and beta are constants. ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी प्लस बी ई की पावर माइनस बीटा टी। अब इस इक्वेशन में हमें ये पता करना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। लेट्स फाइंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद टाइम। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे भाई, तभी वेरिएशन समझ में आएगा। तो वेलोसिटी हमारी dx अपॉन dt। तो आप देखिए e की पावर अल्फा टी का डिफरेंशियल e की पावर अल्फा टी ही होता है और फिर t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा a अल्फा e की पावर अल्फा टी। ऐसे e की पावर माइनस बीटा टी का e की पावर माइनस बीटा टी ही होगा और फिर t के कोफिशिएंट माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होगा माइनस बी बीटा e की पावर माइनस बीटा टी। अब देखो इसको ऐसे लिख लिया, a अल्फा e की पावर अल्फा टी माइनस बी बीटा अपॉन e की पावर बीटा टी। अब आप देखिए कि जैसे टाइम है तो टाइम के बढ़ने के साथ ये वाला टर्म तो बढ़ेगा, है ना, और ये वाला टर्म कम होगा। तो पॉजिटिव वाला टर्म बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव वाला कम होता जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, है ना। टाइम के बढ़ने के साथ प्लस वाला टर्म इंक्रीज होता जा रहा है, माइनस वाला, तो डिफरेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि v इज इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना। ये हमें कंक्लूजन मिल गया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। क्लियर है? एग्जाम्पल बनाइए। जो ये काइनेमेटिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो फिर सिंपली काम है डिफरेंशिएट करिए। आपको पोजीशन दे रखी होगी, उससे आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन दे करके वेलोसिटी पूछ ले, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना। जैसे उसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। A boat is moving with a speed v naught when the engine of boat is switched off, then the boat retards with retardation proportional to square of speed as dv by dt equal to minus kv square, where k equal to constant. Let's find time
at which boat stops। ये हमने एक केस लिया, एक बोट है वो चल रही है बी नॉट स्पीड से। अब क्या होता है कि उसका इंजन स्विच ऑफ करने पर उसका रिटार्डेशन होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ स्पीड के। तो डी वी बाई डी टी बराबर किसके है, माइनस के वी स्क्वायर। अब मुझे ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद बोट रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे आने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम इसको फंक्शन बनाएंगे डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी टी। ये बी स्क्वायर वाला टर्म इधर आ गया, डी टी उधर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेलोसिटी वी नॉट से जीरो टाइम जीरो से टी, है ना। टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी और टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हमें टी की वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करना है। अब वन अपॉन बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख लीजिए, पहले बी पावर माइनस टू डी वी, ये तो सिंपली टी हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, मतलब पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं बेटा बी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट वी नॉट से जीरो, ये हो गया माइनस के टू। अब बी की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस बी पावर माइनस वन हो गया और ये भी माइनस वन हो गया, तो ये माइनस वन अपॉन बी हो गया और इसकी लिमिट मैंने जीरो टू वी नॉट कर दी और इसे प्लस कर दिया। लिमिट रिवर्स करने पर माइनस साइन खत्म हो जाता है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी बी किस टाइम पे जाती है। हम जीरो नहीं कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी की लिमिट हमने बी नॉट से बी लगाई है ना। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी बी थी, बी नॉट थी, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बी। तो पहले हम ये बी की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेट्स फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बोट becomes v। आप बात समझ पा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नॉट। अब हम वेलोसिटी कम हो रही है तो किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी होगी कितनी पहले ये पता करना है। तो उसके लिए लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लगा दी है, v नॉट टू v, और फिर माइनस खत्म करा तो ये v से v नॉट हो गई। अब मैंने अपर लिमिट लगाई तो v की जगह v नॉट रखा, फिर लोअर लिमिट लगाई तो माइनस एक बीच में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इससे वन अपॉइंट v कितना आ गया, वन अपॉन वी नॉट प्लस ए टू। तो बी बराबर आ गया वी नॉट अपॉन वन प्लस वी नॉट ए टू, है ना। ये हमें किसी जनरल टाइम पेज की वेलोसिटी मिल गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें कि आपको क्या दे रखा है, एक्सेलेरेशन, और उसके यूज करके क्या पता करना है, वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे मान लीजिए ये क्या दिया जाए, ये नोट हो गया था। पहले इसे नोट कर लीजिए।
अब हम यहाँ पे एक्सेल रिटार्डेशन जो बोर्ड का ले रहे हैं वो dB बाई डी टी माइनस के बी क्यूब ले रहे हैं, डी की पावर 3 कर दिया हमने। तो अब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि टी टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी। फाइंड स्पीड एट टाइम टी। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी बताया था मैंने। ये आंसर आएगा सॉल्व करके। इसको देखिए हम वैसे ही बिल्कुल करेंगे, डी बी अपॉन बी स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे बी नॉट से बी, जीरो से टी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, बी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो बी पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन लिमिट बी से बी नॉट, ये के टी। अब इसका बी पावर माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस टू है, तो माइनस वन अपॉन टू बी स्क्वायर बी से बी नॉट। अब ये टू इधर ले जाए, लिमिट्स लगा दें। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये काम बच्चे लोग करना पड़ता है, इसमें काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स तो लगानी ही पड़ेंगी जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हो गया, नोट कर लीजिए इसे। कैलकुलस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम दे करके। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनको कि याद रखना पड़ता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। पर कैलकुलस तो काइनेमेटिक्स के लिए ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये ज़रूरी है। आगे चले। अब देखिए, बेसिक हमने सारा काम कर लिया कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अब हम ग्राफ की बात करेंगे। पहला ग्राफ स्टडी करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग टाइम पे किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन पता कर लें और फिर उसके बीच का ग्राफ बना लें, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसे पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर मैंने टाइम ले लिया सेकेंड्स में, इधर पोजीशन ले ली मीटर।
मैंने कहा t इक्वल टू जीरो पे उसकी पोजीशन जीरो थी, 1 सेकेंड पे 2 मीटर हो जाती है, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10 एंड सो ऑन। ये इसकी अलग अलग टाइम पे हमने पोजीशन देखी। इसे देख के ये पता चल रहा है कि हर 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो रहा है। 0 से 1 सेकेंड के बीच में 2 मीटर, फिर 1 से 2 तक में भी 2 मीटर। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड जो हो रही है वो वेरी कर रही है या कांस्टेंट है। पहले सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरे में भी 2 चला, तीसरे में भी 2 चला, तो स्पीड बदल रही कि कांस्टेंट है। तो दिस मोशन इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। 1D मोशन है तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर हमने पोजीशन लिया, इधर टाइम, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। अब इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। इन पे हमने टाइम मान लिया t1 t2, पोजीशन मान ली s1 s2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया। कितना आ गया स्लोप, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो इससे हमें ये पता चला कि पोजीशन टाइम ग्राफ का फायदा क्या हो गया कि इसके स्लोप से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। So this is the use of the position time graph, that the slope of position time graph gives the velocity of the moving body. Slope of ST graph gives velocity. ये बात क्लियर है सबको। तो ये हमें समझ में आता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। अब हम इसके केसेस देखते हैं। केस 1, अगर हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके का आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, है ना। यहाँ पे आप देखें तो इसका स्लोप जीरो है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर। केस 2, ये दो पार्टिकल्स ए और बी हैं, उनके पोजीशन टाइम ग्राफ हैं। तो दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ आएगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, है ना। पर स्लोप बी का ज़्यादा है, इसका स्लोप इसके स्लोप से ज़्यादा है। इसका मतलब ये निकला बी बी इज ग्रेटर देन बी। बी की जो वेलोसिटी है वो ए की वेलोसिटी से ज़्यादा है।
ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, उनके पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब इन ग्राफ्स को हम देखें तो इनका स्लोप नेगेटिव में है। जो स्ट्रेट लाइन होती है नीचे की तरफ आएगी उसका स्लोप नेगेटिव, तो ऊपर जाती है उसका पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ए और बी दोनों की वेलोसिटीज नेगेटिव में है और है कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो वी ए एंड वी बी आर नेगेटिव, है ना। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल, जैसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव एक्स के अराउंड पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नेगेटिव एक्स के अराउंड जा रहा है तो नेगेटिव बोलते हैं। जैसे +20 आई गैप, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वेलोसिटी है और पॉजिटिव एक्स के अराउंड जा रहा है। -20 आई गैप तो नेगेटिव एक्स के अराउंड जा रहा है। ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो फिर वो ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा, अगर वो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ओरिजिन से दूर जा रहा होगा। नेगेटिव वेलोसिटी का यही मतलब होता है। अब हम इस केस में देखेंगे किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है। ए की ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ए को उतना ही डिस्प्लेसमेंट करने में कम टाइम लगा है ना, बी को ज़्यादा टाइम लगा है। तो ए फास्ट चल रहा है, बी स्लो चल रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। अब आप यहाँ पे स्लोप देखिए, स्लोप जो होता है उसमें टेन थीटा स्लोप होता है, जिसमें थीटा आपको एंगल एक्स एक्सिस से लेना होता है, पॉजिटिव एक्स से लेना होता है और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है। इस तरीके से लेते हैं, हाँ? तो अब यहां से हम देखें तो थीटा ए लेस देन थीटा बी है ना। ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा ए लेस देन टेन थीटा बी है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ए का स्लोप बी के स्लोप से कम है। स्लोप टेन थीटा ही होता है बच्चे लोग, तो टेन थीटा ए टेन थीटा बी से छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि ए का स्लोप बी के स्लोप से कम है। अब स्लोप हमें क्या देता है, पर वेलोसिटी हम देख रहे हैं तो ए की ज्यादा आ रही है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव में है। अब जैसे हम कहते हैं -2 -3, तो कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। पर हम +2 +3 बोले तो 3 बड़ा है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें माइनस साइन तो केवल उसका डायरेक्शन बताता है, हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है तो हम उसके मॉडुलस से देखेंगे। तो मॉडुलस अगर हम देखें तो टेन थीटा ए का ग्रेटर होता है मॉडुलस ऑफ टेन थीटा बी, है ना। जब आप ऑब्ट्यूस एंगल में जाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है ना, वो वैल्यू छोटी होती है। तो इसलिए मॉडुलस का करोगे तो रिवर्स हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म है कि हम तो भाई स्पीड देखेंगे ना, तो स्पीड हम किससे देखेंगे, माइनस साइन से या मैग्नीट्यूड से। इसलिए हमारे पास जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं उसमें उल्टा चलता है, आप ऐसे ध्यान रखो। ऑब्ट्यूस एंगल है तो जिसका एंगल छोटा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और एक्यूट एंगल है तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका एंगल कम है उसकी स्पीड कम होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारे पास तीन केस ये हो जाते हैं, ये बना लीजिए। ये तीनों केस समझ में आ गए बेटा? पहले वाले केस में पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर। दूसरे वाले केस में बी की स्पीड ए से ज्यादा है। तीसरे वाले केस में ए की स्पीड बी से ज्यादा है। भले ही ए का स्लोप जो है वो बी से कम है, पर मॉडुलस ऑफ स्लोप जो है वो ज्यादा है, इसलिए ए की स्पीड ज्यादा है। आगे चलें, बना लिया यहां तक सबका हो गया। अब देखो केस 4।
ये हमने कहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल का। तो इस ग्राफ में हम देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग है, पर विद इन द टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये निकलता है कि वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट intervals of time, but it is constant within the interval। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की डिफरेंट है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। जैसे आप देखिए 0 से लेकर के t1 तक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका स्लोप सब जगह सेम है। तो 0 से t1 के बीच का कोई भी टाइम ले लें, हम इस टाइम पे वेलोसिटी बोलें, इस टाइम पे बोलें, सब जगह वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम। फिर t1 से t2 तक देखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर t1 से t2 तक की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो 0 से t1 तक की कांस्टेंट वेलोसिटी से कम है, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। t2 से t3 तक देखें तो वेलोसिटी 0 रहती है, और t3 से t4 तक देखें तो नेगेटिव हो जाती है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट इट इज कांस्टेंट विद इन द इंटरवल। अब जैसे हम कहते हैं कि ये एंगल हमारा θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है। तो अगर मैं एक बात लिखता हूं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम 0 टू t1, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम 0 टू t1, तो tan θ1 आएगी बच्चे लोग। 0 से लेकर के t1 तक किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है, θ1 एंगल माना है, तो कितनी वेलोसिटी आएगी, इट विल बी tan θ1। ठीक है। अब मैंने कहा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम t1 टू t2, ये कितनी आ जाएगी, tan θ2। फिर मैंने बोला वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम t2 टू t3, ये 0 हो जाएगी। t2 से t3 तक तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0, और t3 से t4 तक वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम t3 टू t4, ये हो जाएगी tan θ3। इस तरीके से हमें किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछी जाएगी ग्राफ में, तो हम सीधे ये tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग केस में, और उससे हमें किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है सबको। अब अगर हम ये कहते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t1, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t1, तो आप देखो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट कैसी वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो अब 0 से t1 तक हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है, tan θ1, इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, इट विल बी tan θ1। अब हम कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t2, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी मैं t1 से t2 नहीं बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां बोल रहे हैं, 0 से t2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम tan θ2 नहीं बोल सकते, वो तो होती t1 से t2 तक, है ना। अब 0 से t2 तक निकालनी है, तो फिर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे,
ओरिजिन से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका एंगल मान लेते हैं थीटा डैश हुआ। तो अब एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जीरो से लेकर के t2 तक ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये टाइम लगा है, तो हम टेन थीटा डैश निकालें तो यही तो आएगा। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जीरो से t2 तक एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, टेन थीटा डैश, टेन थीटा डैश। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब मैं लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t3। तो 0 से t3 तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये एंगल थीटा डबल डैश मान लिया। तो 0 से t3 तक एवरेज वेलोसिटी क्या बोल देंगे, टेन थीटा डबल डैश। फिर हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t4। ये तो सीधे जीरो हो जाएगी, जीरो से लेकर के t4 तक डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। अब वैसे भी आप यहाँ से यहाँ तक लाइन जोड़ोगे तो उसका स्लोप भी जीरो हो जाएगा। तो एवरेज निकालना क्या होता है कि इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके उसका स्लोप निकालना, और इंस्टेंटेनियस जो जिस टाइम पे पूछी गई है उस टाइम पे स्लोप निकाल करके पता चल जाती है। आपको ये केस समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दोनों कैसे निकालने हैं इसका पूरा प्रोसेस समझा दिया हमने। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के चार केसेस देख लिया। इन चारों केसेस में हमने देखा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाए हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन लेगा। इसके बाद के इसमें चार केस और आते हैं 5, 6, 7, 8। वो आते हैं कर्व। कर्व का मतलब उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि वेरी करती है। तो वो किस तरीके के कर्व होते हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों?